Dear students, we are going to start the lecture of control systems and the lecture number is 9.4. The topic is special cases of Routh-Hurwitz criterion. हम ये देख लेते हैं कि स्पेशल केसेस की राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरियन में ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या वजह होती है जिसकी वजह से ये जो स्पेशल केसेस हैं ये हमें यूज़ करने पड़ते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑफ द रोज ऑफ राउथ अरे इज जीरो। अगर हम ये कहें कि जो भी राउथ अरे हमारे पास बनेगा और उसमें जो भी रोज होंगी हमारे पास, उन रोज में अगर पहला एलिमेंट ही जीरो हो जाए तो उसकी वजह से ये होगा कि वो जो न्यू रो बनेगी सिस्टम की, तो वो सिस्टम उसकी वजह से इनफिनाइट हो जाएगा और राउथ टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। द टर्म्स इन द न्यू रो बिकम्स इनफिनाइट, ठीक है, एंड राउथ टेस्ट फेल्स। तो अब हमारे पास एक सिस्टम है, हम इसको सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं कि सिस्टम क्यों जो है वो फेल होगा और फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है और यहाँ से हम अगर स्टार्ट करें तो ये ए नॉट है, a1, a2, a3, a4, a5 और हम हायर टर्म से यहाँ स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास हायर ऑर्डर है s की पावर 5 से। और इसी तरीके से अब हम पहले जो दो रो के कोएफिशिएंट्स हैं वो हम लेंगे अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो दिस वन इज ए नॉट, फिर a1, देन a2, देन a3, a4 एंड a5। तो हम देख सकते हैं यहाँ से a नॉट है और यहाँ तक पहुँचते हुए a5 है, तो ये देखें 1 एंड 1। तो इस तरीके से हम अपने कोएफिशिएंट्स जो हैं वो रो की फॉर्म में लिख लेंगे और ये हमारा है b1 कोएफिशिएंट जिसको हमने थ्रू मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6, तो 6 माइनस 6 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोएफिशिएंट है ये 0 आ गया है। अब 0 होने की वजह से आप नोट करें कि अब हमारे पास तमाम मल्टीप्लिकेशन आगे सिस्टम की इनफिनाइट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर देखें इनफिनाइट आ गया है, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्पेशल केस 1 है, राउथ अरे फेल्स हो गया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हैं दो मेथड्स, ठीक है। पहला मेथड हम देख लेते हैं अभी यहां पर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, यहां पर इस तरफ आ जाएं और स्टार्ट करते वक्त जहां पर 0 आया था वहां पर कोई भी वैल्यू ले लेंगे, जस्ट लाइक एप्सिलॉन, गैमा, अल्फा, ठीक है। कोई भी ऐसी वैल्यू लेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन करने में हेल्प देगी, ना कि जीरो वैल्यू होगी। तो जैसे हमने यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू ली है, तो अब हम फर्दर जो है सिस्टम की मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो हम देखें यहाँ से यहाँ 6e, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, ये देखें ये हो गया -3, ठीक है, और डिवाइड बाई दिस एप्सिलॉन। तो आपको यहां पर ये चीज नजर आ रही होगी, ठीक है। 6 एप्सिलॉन -3 डिवाइड बाय दिस टर्म, और इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन, ठीक है, -0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगली रो जो है वो कैसे कंप्यूट की गई है। अब देखें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम, ठीक है, इस टर्म को इसके साथ। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 6 एप्सिलॉन -3 अपॉन एप्सिलॉन, और नेक्स्ट होगी ये वाली टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन और डिवाइड बाय दिस होल टर्म। तो अब हमारे पास ये यहां पर रो आ गई है और नेक्स्ट वैल्यू 0 है, और फाइनल में जैसे मैंने आपको बताया था जो s की पावर 0 होती है इसको डायरेक्टली यहां पर पुट कर सकते हैं, सोल्यूशन करें तब भी यही आंसर आएगा और हम यहां पर इसको पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास देखते हैं कि जो लेफ्ट रो है, ये कॉलम है, ये जो कॉलम कंप्लीट हो चुका है और तमाम रोज जो हैं वो भी सॉल्व हो चुकी हैं। अब स्टेबिलिटी की एग्जामिनेशन के लिए कि साइन चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हमें क्या करना होगा, लिमिट अप्लाई करनी होगी और
जितनी भी हमारे पास ये एप्सिलॉन की फॉर्म में जो वैल्यूज हैं, जिससे आगे इन पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे और एग्जामिन करेंगे कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इस सिस्टम को देख लेते हैं, इस पार्ट को। और जब इस पार्ट पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, तो हम देख रहे हैं कि जब हमने इस सिस्टम को सॉल्व किया, 6 माइनस लिमिट अप्रोचेस टू एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 3 अपॉन एप्सिलॉन, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी की। अब नेक्स्ट पे इस पोर्शन पे अप्लाई करेंगे, और जब इस पोर्शन पे हम अप्लाई करेंगे लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, और जब इस पोर्शन पे अप्लाई करते हुए इसका सोल्यूशन करते जाएंगे, तो इन दी फाइनल टर्म में हमारे पास प्लस 1.5 आएगा। तो अब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। तो इस जो कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पर पुट कर देते हैं। तो 1 2 एप्सिलॉन माइनस इन्फिनिटी प्लस 1.5 और 1। तो यहां पर देख लेते हैं कि किस तरीके से जो साइन है वो चेंज हो रहे हैं। तो 1 2 प्लस एप्सिलॉन यहां पर ऑलरेडी जो हमने लिया था, यहां तक कोई साइन चेंज नहीं था, लेकिन इसके बाद माइनस इन्फिनिटी आया, तो ये एक साइन चेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी की वजह से, और माइनस से फिर प्लस हुआ, दो साइन चेंज हो गए, और उसके बाद फिर 1। तो हम देख सकते हैं कि वी हैव हेयर टू साइन चेंज इन दिस सिस्टम, तो दिस मीन्स सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है। अच्छा, यहां पर भी माइनस इन्फिनिटी आया है, तो हो सकता है कि आप लोगों के ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि इन्फिनिटी तो यहां पर भी आया था, तो क्यों हमने फिर ये केस स्पेशल यूज किया। असल में इस इन्फिनिटी की वजह से हम अपने सिस्टम को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम सिस्टम इन्फिनिटी हो चुका है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये जो माइनस इन्फिनिटी आया है, ये प्लस माइनस हमारे पास सिस्टम के इस पार्ट के सोल्यूशन की वजह से आया है, और इसके अलावा भी हमारे पास अगले सिस्टम के पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, जिसको हम सॉल्व करके फर्दर सिस्टम के साइन चेंज को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सिस्टम सॉल्व हो गया। अब एक और केस है हमारे पास, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से सॉल्व होगा। स्पेशल केस 1, ठीक है, मेथड 1 हम देख चुके हैं। अब स्पेशल केस 1 मेथड 2। ये मेथड रिलेटिवली ज्यादा आसान है, और इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम सिस्टम है, और सेम सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं। So, to solve the above difficulty, one more method can be used. In this, replace s by 1 upon z in original equation. 1 upon z आप ले सकते हैं, 1 upon n ले सकते हैं, कोई भी आप वैल्यू डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, वर्ड कोई भी यूज किया जा सकता है। तो जहां पर हमारे पास s यूज हो रहा है, हम उसको चेंज करेंगे s इज इक्वल टू 1 अपॉन z से। तो आप नोट करेंगे कि तमाम इक्वेशन जो है वो 1 अपॉन z5, 2 अपॉन z4, 3 अपॉन z3, 6 अपॉन z2, 2 अपॉन z प्लस 1 इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, तो अब सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे कि इसका या तो एलसीएम ले लें, दैट वन इज अ ट्रिकी पॉइंट, या हायर मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करें। लेकिन मैं आप लोगों को एक बड़ा ही आसान हल बताने जा रहा हूं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप यहां से स्टार्ट करें, और स्टार्ट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएं, मतलब कांस्टेंट लोअर पावर से हाई पावर की तरफ चलें, और जो भी आपके पास यहां पर न्यूमरेटर में जो भी कांस्टेंट मौजूद है, कोफिशिएंट मौजूद है, उससे मल्टीप्लाई करते जाएं। जस्ट लाइक हायर पावर यहां से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले 1z की 5, ये आ गया। अब लोअर की तरफ जाएं, हायर से स्टार्ट करते हुए लोअर की तरफ, 2z की 4, ये आ गया। आगे चलें, 6z क्यूब, ये आ गया। फिर आगे चलें, 3z स्क्वेयर, ये आ गया। फिर आगे चलें, 2z और 1। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये यहां पर, ये यहां पर, ये और ये। ठीक है, हमने क्या किया कि यहां पर लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कराते जा रहे हैं हायर ऑर्डर से। तो z5, 2z4, 6z3, 3z2, 2z1 और 1। अब हमारे पास नई इक्वेशन आ चुकी है, और इस नई इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे थ्रू
आवर राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर लेफ्ट कॉलम पे यहां पर तक कोई साइन चेंज नहीं है, लेकिन यहां से यहां 1 साइन चेंज और यहां से यहां 2 साइन चेंज। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 साइन चेंज का मतलब है 2 पोल्स आर इन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, तो सिस्टम अगेन अनस्टेबल। तो यहां पर सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अरे आप लोग अब बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो हमें सेम मिला है और सिस्टम अगेन जो है वो अनस्टेबल है। अब चलते हैं अपने केस 2 की तरफ कि केस 2 जो है वो क्यों करना पड़ता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो इन ए राउस अरे आर जीरो। अगर हम ये कहें कि तमाम एलिमेंट्स रो में जीरो हो जाएं, तो उसका क्या होगा? द टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट रो कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड राउस टेस्ट फेल। हम यहां देखें, अगर s की पावर 5 और s की पावर 4 ये हमारे दो रो कोफिशिएंट्स हैं जो हम अपने सिस्टम की पॉलिनोमियल इक्वेशन से लेते हैं, उसके बाद अगर हमारी ये s की पावर क्यूब वाली जो रो है वो सारी जीरो हो जाए, तो अब हमारा सिस्टम का स्पेशल केस 2 होगा। दिस इंडिकेट्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कोफिशिएंट इन दैट रो। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास कोई भी सिस्टम का कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? Procedure to eliminate this difficulty: from an equation by using the coefficients of a row which is just above the row। ठीक है, जस्ट लाइक ये जो इक्वेशन है हमारे पास s की पावर क्यूब, ये सारी जीरो हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे जो ऊपर की रो है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। और इस रो को लेकर अब हमें जब सॉल्व करना है, ठीक है, तो इस रो को अब हम कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी और इसको हम a ऑफ s से डिनोट करेंगे और इसका क्या करेंगे फर्दर, वो हम लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन बाय यूजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ ए रो व्हिच इज जस्ट अबव द रो ऑफ जीरोस, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन और डिनोट करेंगे a ऑफ s से। जस्ट लाइक a ऑफ s इज इक्वल टू, अब हमें पता है ये s की पावर 4 है, तो s की पावर 4 से हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये होगा d, ठीक है, d s की पावर 4, फिर e s की पावर 2 और प्लस f, एज इट इज यहां लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने से हमारे पास ये जो पावर 4 है ये खत्म हो जाएगी और इसके बाद डेरिवेटिव लेने से पावर क्यूब आ जाएगी। तो अब जब पावर क्यूब आएगी तो वो हो जाएगा 4d s क्यूब प्लस 2es। तो अब हम नोट कर पा रहे हैं कि हमारे पास s की पावर क्यूब के कोफिशिएंट्स आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 4d यहां लिखेंगे क्योंकि ये s की पावर क्यूब का कोफिशिएंट था, और 2e यहां लिखेंगे, और फर्दर हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या करेंगे, ये रिप्लेस कर देंगे यहां पर। तो रिप्लेस रो ऑफ जीरो बाय द कोफिशिएंट ऑफ da ऑफ s अपॉन d ऑफ s। तो ये इस तरीके से अब हम एलिमिनेट कर सकेंगे इस डिफिकल्टी को। ऑक्सिलरी इक्वेशन के हवाले से देख लेते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है ये सिस्टम में क्यों बनती है और सिस्टम में इसका होने का क्या फायदा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसके अंदर हमारे पास पोल्स होते हैं, रूट्स होते हैं जो कि ट्रांसफर फंक्शन के होते हैं और वो सिस्टम के होते हैं, उससे हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी का अंदाजा होता है। तो दिस मीन्स द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होते हैं उसके अंदर अगर फर्ज किया s की पावर 5 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 रूट्स हैं, और 5 रूट्स में ऑक्सिलरी इक्वेशन में अगर 2 रूट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के होंगे और बाकी 3 रूट्स जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के होंगे, लेकिन टोटल जो 5 के 5 रूट्स हैं वो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर सम ऑफ द रूट्स ऑफ ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
The roots of auxiliary equation are the most dominant roots of the original characteristic equation from the stability point of view. जो dominant roots होते हैं वो हमेशा auxiliary equation से निकाले जाते हैं और stability point of view के हवाले से बहुत important होते हैं. Dominant roots का मतलब क्या हुआ, या dominant का मतलब क्या हुआ? Very close to imaginary axis और on the imaginary axis या in the right half of S plane. ठीक है, इसमें हमारे पास तीन कंडीशंस होंगी, या तो वो इमेजिनरी एक्सिस के बहुत क्लोज होंगे, या वो इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, या इसके अलावा राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन होंगे. ठीक है, तो बाय सॉल्विंग स्पेशल केस 2, लास्ट स्लाइड में जो हमने स्पेशल केस 2 देखा है उसको सॉल्व करते हुए आफ्टर कंप्लीटिंग द राउट्स अरे, अगर हम राउट्स अरे कंप्लीट कर देते हैं और नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम ऑफ अरे फॉर स्टेबिलिटी आ जाता है. ठीक है, अगर हम ये कह देते हैं कि कोई साइन चेंज नहीं आ रहा फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि सिस्टम स्टेबल है. ठीक है, सिस्टम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. यहां पर अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन चेंज हो गई है. हमने जब स्टार्ट में जो क्वेश्चंस किए हैं राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरियन के, जिनमें रोज ऑफ जीरोस नहीं आ रही, उनमें हम स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. लेकिन जब रोज ऑफ जीरोस आ जाएंगी तो हम एक बात ध्यान में रख लें कि वी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एज स्टेबल. सिस्टम को हम स्टेबल नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बल्कि फिर क्या होगा, इन सच स्टेबिलिटी is to be determined by actually solving a of s is equal to 0 for its root. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 पुट करके उसके रूट्स निकालने होंगे. अब सिस्टम की स्टेबिलिटी उन रूट्स पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये जो रूट्स हैं ये सिस्टम के डोमिनेंट रूट्स हैं. अच्छा, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह के हो सकते हैं हम देख लेते हैं. पहली कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि पेयर ऑफ रूट्स होंगे. ठीक है, जिसमें जस्ट लाइक एक रूट जो है वो रियल लेफ्ट पे होगा, एक राइट पे होगा. ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो पेयर ऑफ जो रूट हैं वो हो सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस पे, जस्ट लाइक प्लस माइनस 2j प्लस माइनस 4j प्लस माइनस 6j. ठीक है, और ये हो गया प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 सिग्मा का. ठीक है, ये सिग्मा का होगा और ये होगा जे ओमेगा का. ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, पेयर ऑफ, ठीक है, नॉन रिपीटेड रूट्स. ठीक है, पेयर ऑफ नॉन रिपीटेड रूट्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस, और इसके अलावा फाइनल है पेयर ऑफ रिपीटेड रूट्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस. तो ये चार टाइप्स के रूट्स होंगे हमारे पास जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमें मिलेंगे, और इससे हम अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो अब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम स्पेशल केस 2 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं. अब हम देख लेते हैं कि स्पेशल केस 2 की जरूरत क्यों पेश आई है. तो फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इसके टोटल रूट्स हमारे पास 6 होंगे, क्योंकि पावर 6 है, ऑर्डर 6 है. लेकिन हमने जो रूट्स निकालने हैं वो सिस्टम के ऑक्सिलरी इक्वेशन से चेक करेंगे कि हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन से कौन कौन से रूट्स आते हैं. तो ऑर्डर इसका 6 है यहाँ पर, और अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाएं तो हम देख सकते हैं कि हम इस सिस्टम में एक पावर मिस है, जस्ट लाइक 6 5 4 एंड वी डोंट हैव एनी पावर 3 हियर. सो हम उसके लिए क्या करेंगे, इफ एनी पावर कोएफिशिएंट इज मिसिंग इंसर्ट 0, वहां पर हम 0 पुट करेंगे, और पावर 2 1 बाकी हमारे पास कंप्लीट सिस्टम में पावर्स मौजूद हैं. तो ये हमारे पास A0 है, A1 A2 A3 0 है, A4 A5 A6. तो हम यहां से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6. तो ये तमाम कोएफिशिएंट्स जो हैं वो हम अपनी रोज में पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास हायर रो s की पावर 6 है. तो हम नोट कर रहे हैं A0 A1 A2 A3. A3 हमारे पास मिसिंग है, s की पावर क्यूब, तो हम यहाँ 0 पुट कर देंगे. अब फर्दर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम देख लेंगे कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई 4, तो ये 3 आएगा. इस तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 16
और 1 मल्टीप्लाई बाई -64 माइनस और डिवाइड बाई 4, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा और इसी तरीके से फर्दर मल्टीप्लीकेशन होगी। तो यहां हम नोट कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक 0 यहां पर सिस्टम में आ गया है। तो जब हम फर्दर सिस्टम का सोल्यूशन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वी हैव अ रो ऑफ 0 हेयर। ठीक है, तो रो ऑफ 0 का मतलब ये हुआ कि अब हम सिस्टम को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि राउथ टेस्ट यहां पर फेल हो गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, इससे जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको लेंगे और उसको हम कहेंगे कि ये सिस्टम की ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो ए ऑफ एस इज इक्वल टू, हम ये देख रहे हैं कि यहां पर सिस्टम की पावर है 4, तो 3s की पावर 4 यहां से स्टार्ट हो जाएगा। और ये इक्वेशन हमारे पास नहीं है, ये कॉफिशेंट यहां नहीं है। अगर यहां कॉफिशेंट होता तो वो पावर 2 में होता और उसके बाद -48। तो हम क्या करेंगे, 3s की 4 -48 इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का अब हम लेंगे डेरिवेटिव। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ए ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, ओनली इसका डेरिवेटिव होगा तो ये बनेगा 12s की पावर 3। अब जब हम यहां पर 12s की पावर 3, इसका मतलब ये हुआ कि s की पावर क्यूब में हमारे पास इस जगह पर, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट आ चुका है। तो अब हम इस रो के अंदर 1 4 3 और यहां पर जब 0 आया था तो हम यहां पर ये 12 ले लेंगे, 12। ठीक है, यहां पर 0 और क्या था, s की पावर क्यूब। अब फर्दर सिस्टम सॉल्व करेंगे। अब फिर पर जब हम फर्दर सिस्टम सॉल्व करने लगेंगे तो फिर पहला कोएफिशिएंट जो है वो हमारे सिस्टम का 0 आएगा, पहला, लेकिन दूसरा नहीं आएगा। तो इसलिए ये रो ऑफ जीरोस वाली कंडीशन यहां पर नहीं लगेगी, सिर्फ केस 1 वाली जो कंडीशन है वो लगेगी। तो यहां 0 आएगा और यहां -48 आएगा। तो केस 1 की तरह अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 0 की जगह एप्सिलॉन लगा देंगे और जब हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास जस्ट लाइक दिस वन, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट आएगा इसकी पावर 1 का वो ये आ जाएगा। ठीक है, और फाइनल एज इट इज, जैसे मैं आप लोगों को पहले बताता हूं, s की पावर 0 का कोएफिशिएंट यहां पर आ जाएगा -48। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट को दोबारा निकालने के लिए हम लिमिट ले सकते हैं। ठीक है, लिमिट ले सकते हैं और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी यहां पर आ जाएगा फाइनल फॉर्म में यहां पर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सिस्टम में साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, सिस्टम में प्लस इन्फिनिटी यहां होगा, तो सिस्टम का जो साइन चेंज होगा वो कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। यहां तक हम नोट करें 1 4 3 12 एप्सिलॉन, यहां तक तमाम सिस्टम के, ठीक है, जो साइंस हैं वो पॉजिटिव में आ रहे हैं क्योंकि यहां पर हमने ये प्लस इन्फिनिटी यहां आ जाएगा। अब इसके बाद जो है ना, यहां से यहां का एक साइन सिस्टम में चेंज हो रहा है, वन साइन इज चेंजिंग इन द सिस्टम। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिस्टम अनस्टेबल है अगर हम कॉलम देखें। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे पास रोज ऑफ जीरोस आता है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी का जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है। वो ये हो जाता है कि अब हमें अपने सिस्टम की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। तो वन साइन चेंज एंड सिस्टम इज अनस्टेबल, thus there is one root in right hand side of S plane that is with positive real part। लेकिन अब हमें क्या करना है, नाउ a of s is equal to 0 for the dominant roots चेक करना है कि हमारे पास जो डोमिनेंट रूट्स हैं वो कौन कौन से आएंगे। अब डोमिनेंट रूट चेक करने के लिए हमें अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेनी होगी, a of s is equal to 3s की 4 -48 is equal to 0। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि हम हमेशा s की पावर स्क्वायर को y के बराबर पुट करेंगे, s की पावर स्क्वायर को y के बराबर पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखें s की पावर 4 था तो हमारे पास ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 48 एंड
वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 बचेगा हमारे पास, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 अंडर रूट, और ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, अब हमें पता है कि एस स्क्वेयर जो है वो हमारे पास y है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा एस स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस 4 और एस स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एस स्क्वेयर को जब हम सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, तो ये होगा हमारे पास s इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और दूसरा पार्ट होगा s इज इक्वल टू प्लस माइनस 2j। तो हम अब यहां से देख सकते हैं कि सिस्टम में वन साइन चेंज था। इसका मतलब ये हुआ कि जब वन साइन चेंज होगा तो एक पार्ट जो है सिस्टम का, रियल पार्ट जो है पोल का, वो राइट हैंड साइड पे था, जैसे कि हमने यहां पर बताया है। तो अब नोट करते हैं प्लस माइनस 2, तो प्लस वाला जो साइन है वो हमारा सिस्टम में राइट हैंड साइड पे है एस प्लेन के, तो यहां पर हमें वो पोल भी मिल गया है। तो यहां पर जो टोटल पोल आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। ठीक है, और 2 पोल्स हम अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से और भी निकाल सकते हैं। तो यहां तक ये एग्जांपल केस जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम और देख लेते हैं स्पेशल केस 2 का, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जो हैं वो बेहतर अंदाज से क्लियर हो जाएं। दिस इज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, और इस इक्वेशन में पॉलिनॉमियल इक्वेशन में हमारे पास कंप्लीट ऑर्डर्स मौजूद हैं, जस्ट लाइक लास्ट एग्जांपल उसमें मिसिंग थी। तो हम यहाँ देख रहे हैं 6 5 4 3 2 1 0। तो a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 एज इट इज हैं। अब हम s की पावर 6 और s की पावर 5 के कोएफिशिएंट जो हैं राउथ अरे की यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये देख लें कि हमने एज इट इज s की पावर 6 s की पावर 5 के कोएफिशिएंट नोट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम जब सिस्टम को मल्टीप्लाई कराते जाएंगे आगे फर्दर रो ऑब्टेन करने के लिए, तो s की पावर 4 में हमारे पास ये रो ऑब्टेन हो जाएगी। उसके बाद जब हम s की पावर 3 की तरफ चलेंगे तो हम देख रहे हैं कि सिस्टम में रो ऑफ जीरोज आ गई हैं। तो रो ऑफ जीरोज आने से अब ये बात तो कंफर्म है कि राउथ टेस्ट यहाँ फेल हो गया है, और दूसरी बात ये कंफर्म है कि ये स्पेशल केस 2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको हम लेंगे एज फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लेने के लिए 2s की पावर 4 12s की पावर 2 एंड 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और इसका लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने से हमारे पास s की पावर 3 के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो वो आएंगे 8s की पावर क्यूब प्लस 24s इज इक्वल टू 0। तो वो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे। ये होगा 8s की पावर क्यूब और 24s। फर्दर जब हमारे पास यहां आप आ गए हैं 8s की पावर क्यूब प्लस 24s, अब हम फर्दर सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, इस सिस्टम को फर्दर सॉल्व करते जाएंगे और नेक्स्ट रोज के जो कोएफिशिएंट हैं वो गेन करते जाएंगे। तो s की पावर 2 आ गया, s की पावर 1 आ गया, और फाइनल ये 16 यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉलम है, लेफ्ट हैंड कॉलम है, इस लेफ्ट हैंड कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं है। एक्चुअली तो हमें यही लगेगा कि सिस्टम स्टेबल है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सिस्टम में रोज ऑफ जीरोज आ जाएं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी की कंडीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि अब हमें कंडीशन चेक करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। नो साइन चेंज, सो सिस्टम में बी स्टेबल, बट एज देयर इज रो ऑफ जीरोज सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल या अनस्टेबल। अब हमारे पास दो कंडीशन आएंगी, या सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा या सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो इसको एग्जामिन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम के ए ऑफ एस को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर इक्वेशन है, इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो बचेगी s की पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अगेन वही प्रोसीजर, हम क्या करेंगे, s की पावर 2 को y के बराबर पुट करेंगे, s की पावर 2 को y के बराबर पुट करेंगे।
तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर पुट करें, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 8, वो यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी और हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो आएंगे -2 और -4। तो s स्क्वेयर इज इक्वल टू -2 और s स्क्वेयर इज इक्वल टू -4। अब दोनों रूट्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो रूट आ रहा है वो आ रहा है s इज इक्वल टू प्लस माइनस j2 अंडर रूट, वो ये है, ठीक है, प्लस j2 अंडर रूट माइनस j2 अंडर रूट, और दूसरा आ रहा है प्लस माइनस j2। तो दूसरा है, ये है प्लस j2, ये है माइनस j2। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ आवर रूट्स आर हेयर ऑन दी j ओमेगा एक्सिस पे जो रूट्स आ रहे हैं ये नॉन रिपीटेड आ रहे हैं, रिपीटेड नहीं है। तो जब हमारे पास नॉन रिपीटेड रूट्स होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। तो अब हमारे पास इस सिस्टम में इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने के बाद फाइनल इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है राउथ हर्विट्ज के स्पेशल केसेस के हवाले से तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।